हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। जल्दी से सब लोग आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए ताकि आज की ये खूबसूरत सी क्लास हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर सके। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ? ओके, तो एनसीईआरटी 9 सैनेट का चैप्टर नंबर 2 है जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। चलिए सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा लास्ट चैप्टर की बात करते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी मैटर की, राइट? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने किसकी बात की थी? मैटर की बात की थी, यानी पदार्थ की बात की थी, है ना? और पदार्थ की अवस्थाओं की बात की थी। मैटर के मेनली स्टेट्स होते हैं, है ना? मैटर के मेनली तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, तरल और गैस। ओके, अब ये चैप्टर हमें क्या बताता है? सबसे पहले तो आप देखिए, हम अधिकतर रोजमर्रा की लाइफ में कहते हैं कि ये शुद्ध नहीं है ना? हम जो है भाई, दूध जो है ये दूध शुद्ध नहीं है, हम इसको नहीं पिएंगे, ये प्योर नहीं है ना? आजकल कितने टीवी पे भी एड्स आते हैं, ये चीज प्योर है, ये चीज प्योर नहीं। ओके, तो प्योर चीज क्या है अकॉर्डिंग टू मैटर? ओके, सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री के हिसाब से, रसायन विज्ञान के हिसाब से प्योर चीज क्या है, शुद्ध चीज क्या है? तो केमिस्ट्री के हिसाब से यानी रसायन विज्ञान के हिसाब से वही चीज प्योर कहलाएगी, वही चीज शुद्ध कहलाएगी जिसमें मैटर की एक स्टेट हो, यानी पदार्थ की सिर्फ एक अवस्था हो। ओके, कोई चीज तभी शुद्ध कहलाएगी जब उसमें मैटर की एक स्टेट हो, पदार्थ की सिर्फ और सिर्फ एक क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक अवस्था, तभी वो चीज प्योर कहलाएगी। नमक और पानी, क्या कहोगे इसको? प्योर मैटर कहोगे? नहीं कहोगे प्योर मैटर। क्यों? नमक और पानी को प्योर कहोगे? नहीं, क्योंकि पानी लिक्विड है और नमक सॉलिड है। तो प्योर का मतलब यही है कि एक अवस्था, ओनली एंड ओनली वन स्टेट। ठीक है, तो मैटर को बेसिकली आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले तो चैप्टर के आपको एंड में दिया गया, बट आपको बहुत सारी आएंगी, इसीलिए मैंने पहले आपको ये क्लासिफिकेशन समझा रही हूँ, वर्गीकरण समझा रही हूँ। तो मैटर को हम प्योर कब कहेंगे, शुद्ध कब कहेंगे? जब किसी भी मैटर में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट हो, वन स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की एक अवस्था। या तो सॉलिड है तो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड है तो सिर्फ लिक्विड, पदार्थ की एक अवस्था। ठीक है, अब ये जो प्योर मैटर है, हम इसको दो में डिवाइड करें। ये जो प्योर मैटर है, हम इसको दो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, किस दो चीज में? या तो ये एलिमेंट हो सकता है, यानी तत्व हो सकता है, या ये कंपाउंड हो सकता है, यानी यौगिक हो सकता है। क्या बोला मैंने? या तो ये एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, यानी या तो एक तत्व हो सकता है या एक यौगिक हो सकता है। वहीं दूसरे स्टेट में आइए, दूसरा स्टेट क्या है? जहां पे मैटर की एक से ज्यादा अवस्था होगी। जहां पर भी मैटर की एक से ज्यादा अवस्था हो, वो चीज कहलाएगी एक मिक्सचर। हिंदी में कहें मिश्रण, ओके, अब ये मिक्सचर का मतलब क्या है? मोर देन वन स्टेट ऑफ मैटर, मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट ऑफ मोर देन वन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मिक्सचर कैसे हम समझेंगे? ओके, मिक्सचर हम कैसे समझेंगे, प्लीज उस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए, आप क्या लो, नमक लीजिए और पानी लीजिए। ठीक है, क्या लेना है? मैं इसको दूसरा समझाती हूँ, फिर इस पे टेबल पे आते हैं। पहले एक ब्लैंक स्लाइड पे आपको समझाती हूँ, फिर हम इस टेबल पे आएंगे। देखिए, एक सेकंड।
एक ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी डालिए और इसमें आप डाल दीजिए नमक, आप डाल दीजिए नमक, ठीक है, ओके। यहां पर एक दूसरा ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, पानी के साथ साथ इसमें डाल दीजिए मिट्टी, मिट्टी, ठीक है। और फिर इन दोनों को देखिए, ओके, फिर इन दोनों को देखिए। जब आप पानी में नमक मिलाएंगे तो थोड़ी देर के बाद नमक और पानी एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाएंगे। जब आप पानी में नमक डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि पानी और नमक एक दूसरे में पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से विलीन हो जाएंगे, यानी कि ओके। वहीं दूसरे साइड जब आप पानी में मिट्टी को मिलाएंगे तो चाहे कितना भी घोल लो, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, ये मिट्टी ऐसे नीचे जमा हो जाएगी। कुछ देर में पानी की परत ऊपर होगी और मिट्टी ऐसे नीचे जमा हो जाएगी, है ना। सब सहमत हो मेरी बात से? ओके। तो ये दो तरीके के मिक्सचर हो गए। मिक्सचर शब्द, मिश्रण का मतलब क्या है, जहां पे मैटर की दो अवस्थाएं हैं। यहाँ पे साफ दो अवस्था है, नमक सॉलिड है, पानी लिक्विड है, यहाँ पे मिट्टी सॉलिड है, पानी लिक्विड है। अब इन दोनों मिक्सचर को देखिए, इन दोनों मिक्सचर को देखिए, यहाँ पे नमक और पानी एक दूसरे से बिल्कुल एक तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप ये पहचान ही नहीं पाइएगा कि नमक कौन है, पानी कौन है। नमक और पानी एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से घुल जाएंगे। इस मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, हिंदी में कहेंगे समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और जब जब मिट्टी और पानी को कहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, तो हम इस मिक्सचर को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर, हिंदी में कहेंगे विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समझ गए? बिल्कुल, ओके। चलिए अब आइए वापस से अपने टेबल पे। तो मिक्सचर कितने तरीके के हो सकते हैं, मिश्रण कितने तरीके के हो सकते हैं? मिश्रण दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनस यानी समांगी, और हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस यानी विषमांगी। हेट्रो मतलब एक से ज्यादा प्रकार के, हेट्रोजीनस यानी विषमांगी, है ना, ओके। चलिए अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, ये फिर से दो एग्जाम्पल्स हमें इनमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन। नमक और पानी चूंकि एक साथ बिल्कुल मिक्स हो गए थे, बिल्कुल विलयन बन गए थे, तो हम इसको कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नमक एंड पानी, नमक और पानी या चीनी और पानी, ये इसका एग्जाम्पल हो। दूसरी तरफ होमोजेनियस का एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलॉय यानी कि मिश्र धातु, एलॉय यानी मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब आप सबके घर में स्टील की थाली होगी, है ना, सब क्या होंगी, स्टील की थाली होगी आप सबके घर में, आप सब खाना खाते होंगे स्टील की थाली में। तो जब स्टील की थाली आपके पास होती है, आपको पता होगा कि स्टील एक एलॉय है ना, स्टील एक एलॉय है, मिश्र धातु, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, आयरन, निकल, क्रोमियम, है ना, स्टेनलेस स्टील से वाकिफ हैं आप सब। तो क्या जब आप स्टील की थाली को देखते हैं तो क्या आप देख के पहचान जाते हैं कि अरे ये देखो इसमें स्टील है? क्या पहचान जाते हो कि ये देखो इसमें स्टील है, ये जो है आयरन है, ये निकल है? नहीं पहचान पाते ना, क्योंकि एलॉय भी क्या होते हैं, मिश्र धातु भी क्या है, होमोजीनियस यानी समांगी, ओके। दूसरी तरफ आ रहा है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर, ओके। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनस, जिसका आपको मैंने एक एग्जांपल बताया अभी थोड़ी देर पहले, मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी। तो हेट्रोजीनस में हमें दो और पढ़ने हैं, दो और पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी तो हिंदी में हम कहते हैं निलंबन, सस्पेंशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं निलंबन। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दिया मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी, है ना, मिट्टी प्लस पानी। और दूसरा है कोलॉइड यानी कलिल, कोलॉइड यानी कलिल। एग्जाम्पल है मिल्क यानी कि दूध। आप सबको पता है कि जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, दूध
एक्चुअली शुद्ध केमिस्ट्री के हिसाब से वो शुद्ध नहीं है। केमिस्ट्री के हिसाब से मिल्क क्या है, शुद्ध नहीं है। कि दूध में बहुत सारी चीजें, ओके, दूध में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम लैक्टोज है, प्रोटीन होता है जिसका नाम केसिन प्रोटीन है, फिर दूध में कुछ मात्रा में विटामिन होती हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। तो दूध जो है, दूध कोलॉइड कहलाता है यानी कलिल कहलाता है, और ये भी एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, ये भी एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो अब हमें इन चीजों के बारे पढ़ना है कि हमारा क्या मतलब है, ट्रू सोल्यूशन से क्या मतलब है, सस्पेंशन से क्या मतलब है, कोलॉइड से क्या, ओके। सो हमारा ट्रू सोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, सस्पेंशन से हम क्या समझते हैं, कोलॉइड से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले इन चीजों, ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, चलिए ये जो मैंने चीज बताई आपको वही चीज लिखी, ठीक है। चलिए एनीवे अब हम सब चीजें एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है, सब चीजें एक एक करके कवर करेंगे। अब समझते जाइए, यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सोल्यूशन की बात करेंगे, यानी विलयन की बात करें, विलयन की बात करें। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोल्यूशन का याद रखो, नमक और पानी या चीनी और पानी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स के बारे पता होने चाहिए जो हम लोग पहले से ही जानते हैं बट आपको जानना चाहिए, है ना, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो वर्ड्स के बारे पता होना चाहिए। जैसे पानी और नमक, जिस भी चीज को आप कम मात्रा में जानते हो, जिस भी चीज को आप कम मात्रा में डालते हो, वो चीज सोल्यूट होती है यानी विलेय होती। तो सोल्यूट का मतलब क्या है, जो कम मात्रा में, जैसे नमक और पानी में कम मात्रा में क्या डालते हो, नमक डालते हो, राइट, नमक डालते हो, तो नमक सोल्यूट है यानी विलेय है। जो ज्यादा मात्रा में हम डालते हैं, जो हम ज्यादा मात्रा में डालते हैं वो विलायक होता है यानी सॉल्वेंट होता है। जो ज्यादा मात्रा में डालते हो वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है यानी विलायक होता है, और दोनों को मिला के सोल्यूशन बनता है यानी विलेय, ठीक। अब आप कुछ चीजें मुझे खुद, जब आप नमक और पानी को अच्छे से घोल देते हो, थोड़ी देर के बाद शीशे के ग्लास में कभी ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखना, नमक और पानी को घोलना, तो क्या आप नमक और पानी को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये नमक है ये पानी है, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह से घुल जाते हैं, दोनों आपस में बहुत अच्छे तरीके से विलीन हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं, इसीलिए ये विलयन कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे में विलय हो जाते हैं अच्छे तरीके से। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते कि कौन सा नमक है कौन सा पानी है। एक फिल्टर पेपर देखा होगा सबने स्कूल में, फिल्टर पेपर कैसा होता है, नहीं देखा तो गूगल सर्च में इमेज में देखो कि फिल्टर पेपर क्या होता है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर फिल्टर पेपर से आप इसके कणों को पास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नमक फिल्टर पेपर में आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि नमक के जो कण हैं वो इतने अच्छी तरीके से घुल गए हैं, क्योंकि अणु का साइज इतना कम है, इतने अच्छी तरह से विलीन हो गए हैं, दोनों चीजें फिल्ट्रेशन के माध्यम से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, ठीक है, ओके। अब ये सीधे आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई, यही प्रॉपर्टीज बता रही है कि विलयन के क्या क्या गुण हैं। सबसे पहली बात क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है, समझ गए। विलयन के कण में, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, है ना, यानी जो नमक डालोगे उसके कण क्या होंगे, 1 नैनोमीटर से भी कम है, इसीलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते, ओके। इसके बाद अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं यानी टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना, टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव जिसको कहते हैं वो नहीं होता, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ओके। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, विलयन को शान छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन,
जो बातें मैंने आपको बताई वही बातें आपकी एनसीईआरटी, ये आपकी एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है, वही बातें आपकी एनसीईआरटी भी आपको बताती। ठीक है, तो प्रकाश के कण को नहीं फैलने देती। एक सेकेंड, मुझे पहले आपको टिंडल इफेक्ट, ये देखिए, ये एक साइंटिस्ट थे टिंडल नाम के, इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। इसका नाम है टिंडल इफेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में हम नाम देते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, तो ये टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव जो है, ठीक है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे बात की, सोल्यूशन के बारे बात की, यानी कि विलयन के बारे बात की, तो बारे देखते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि इसके कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि इसके कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो जब आप इससे प्रकाश, लाइट पास करेंगे तो वो लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करेगा, यानी सोल्यूशन या विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट आपको ये समझ में आया। अब आइए सस्पेंशन। आपको पता है कि सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था होमोजेनियस यानी समांगी। सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों क्या है? विषमांगी है। अभी आपके लिए आपको सिर्फ इतना। सस्पेंशन का एग्जांपल, सस्पेंशन शब्द आते ही आपके दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए मिट्टी और पानी। सबसे पहला एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए मिट्टी और पानी। तो मिट्टी और पानी को जब आप मिक्स करते हैं तो क्या वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं? अच्छे से होते हैं मिक्स? नहीं होते हैं। मिट्टी और पानी को जब आप मिक्स करते हैं तो आप उन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, और अगर आप उनको फिल्टर पेपर से पास करोगे तो फिल्टर पेपर पे मिट्टी आ जाएगी और नीचे आपको पानी मिल जाएगा। ओके, नीचे आपको पानी मिल, ठीक है। तो क्या क्या गुण हो जाएंगे सस्पेंशन के यानी निलंबन के? ये देखिए, सस्पेंशन शब्द सुनते ही सबसे पहला आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखोगे तो आप इसके प्रॉपर्टीज, गुण आराम से समझ। ये एक विषमांगी मिश्रण है, सब सहमत हो? बिल्कुल। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं, है ना, आप आराम से इसको देख सकते हो। मिट्टी और पानी लोगे तो आराम से आप देख पाओगे कि मिट्टी क्या है, पानी क्या है। ठीक है, निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव को शो करता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जो चीजें मैंने आपको बताई वही पर लिखी। ठीक है, ओके। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन रुक जाता है। ठीक, तो फिर से आ जाओ अपने टिंडल इफेक्ट पे। ठीक है, ये है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या करेगा? ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, है ना। सस्पेंशन क्या करेगा? ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक, अब आ जाइए आखिरी यानी कोलॉइड पे। आखिरी अब हम बात करेंगे किसकी? कोलॉइड की बात करेंगे। कोलॉइड सुनते ही सबसे पहला एग्जाम्पल आना चाहिए दूध। कोलॉइड भी क्या होता है? कोलॉइड भी हेट्रोजीनस होता है, यानी विषमांगी होता है। ठीक है, पर कोलॉइड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कोलॉइड थोड़ा सा अलग है उन चीजों में। चलो देखते हैं, पहले इसके गुण पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे चलते। ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूध में क्या आप देख पाते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है? दूध में तो नहीं देख पाते ना कि अरे ये तो लैक्टोज है, अरे ये तो केसिन है ना, ये तो नहीं देख पाते, राइट। तो ये वाली बात भी सही हो गई। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी कि ये भी टिंडल प्रभाव शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव ये भी दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक है, टिंडल प्रभाव ये भी दिखाते हैं। ठीक है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन करोगे तो ये अलग नहीं हो। ओके, छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, है ना, छानन विधि द्वारा नहीं पृथक किए जा सकते। ओके, किंतु एक विशेष विधि द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं।
सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको आप कर सकते हैं, है ना। दूध से मलाई एक सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की प्रक्रिया होती है, इससे निकाल दिया जाता है। ठीक है, दूध से मलाई, दही कह रही हूं मैं, दूध से मलाई निकालना, दूध से मलाई निकालना किस प्रक्रिया से किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक, टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा? सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, यानी प्रकाश को स्कैटर करेंगे, रोशनी को इधर उधर फैला देंगे। समझ में आ गई बात? ओके, ये भी हेट्रोजिनस है, ये दोनों सस्पेंशन और कोलॉइड यानी निलंबर और कलिल दोनों हेट्रोजिनस। ठीक है, कोलॉइड में फर्क क्या है कि सस्पेंशन में आप मिट्टी और पानी को आप आंखों से देख सकते हो अलग अलग, यहां पर नहीं देख सकते अलग अलग, है ना, यहां पर अलग अलग नहीं देख। सस्पेंशन में जब आप फिल्टर पेपर में से फिल्टर करते थे तो आप अलग अलग फिल्टर कर देते थे, यानी फिल्टर पेपर से जब आप गुजारते थे तो फिल्टर पेपर में मिट्टी आ जाती थी और पानी अलग होता था। यहां पे फिल्टर पेपर के द्वारा नहीं अलग कर सकते। ठीक है, चलिए अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको सोल्यूशन पढ़ाया था, तो जब मैं आपको सोल्यूशन पढ़ा रही थी तो वहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट बताया था, विलेय और विलायक बताया था। जो कम मात्रा में था वो सोल्यूट होता था, जो ज्यादा मात्रा में था वो सॉल्वेंट होता। ठीक है, कोलॉइड में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की तरह शब्द कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो कम मात्रा में है वो परिक्षेपण प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानी जाती है। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी एक टेबल इसका। और जो ज्यादा मात्रा में है वो परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम के नाम से जाना जाता है। फर्क क्या है? सॉल्यूशन में हम शब्द इस्तेमाल कर रहे थे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में वो सोल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट। यहां पर फर्क क्या है? जो कम मात्रा में वो परिक्षेपण प्रावस्था, जो ज्यादा मात्रा में वो परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, अब मैं चलती हूं इसके एग्जाम्पल की। ओके, ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का ही पूरा टेबल है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इस टेबल से आपके बहुत सारे सवाल हैं आपके एग्जाम में बने। ठीक है, देखिए, परिक्षेपण प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्शन मीडियम। जो कम मात्रा में है वो डिस्पर्स्ड फेज, जो ज्यादा मात्रा में है वो डिस्पर्शन। ठीक है, और फिर इनका नाम लिखा है। जब डिस्पर्स्ड फेज द्रव हो, ओके, डिस्पर्स्ड फेज क्या हो? द्रव हो यानी लिक्विड हो, डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, तो उसको हम एरोसॉल कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल है बादल, कोहरा, है ना। जो फॉग होती है, जो फॉग है, जो बादल है, उसमें अधिकतर चीजें गैस फॉर्म में है, कुछ चीज लिक्विड है। कोई आपसे पूछे बादल क्या है, कोहरा क्या है, तो कोहरा एक कोलॉइड है ना, कोहरा एक कोलॉइड है। ओके, और उस कोलॉइड का नाम है एरोसॉल, उस कोलॉइड का नाम है एरोसॉल। ठीक है, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, तब भी उसको हम एरोसॉल ही नाम देते हैं, एरोसॉल ही नाम देते हैं। जैसे कि धुआं। अब आप देखो, कोयले के खदान से जो धुआं निकल रहा है उसमें अधिकतर मात्रा में गैस होती है, और कुछ कोल के यानी कि कोयले के कण होते हैं, कोयले के कण सॉलिड होंगे, धुआं गैस होगा, है ना। तो कोई पूछे कि धुआं क्या है, कोहरा क्या है, तो ये सब कोलॉइड है, ये सब कोलॉइड है। अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो वो कहलाता है फोम। उस कोलॉइड को हम नाम देते हैं फोम। जैसे कि शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम जो लड़के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो फोम कहलाता है। ठीक है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, राइट। दोनों अगर लिक्विड हो गए तो डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड, तो उसको हम इमल्शन कहेंगे, उसको हम इमल्शन कहेंगे। जैसे कि मिल्क, उसको हम इमल्शन कहेंगे जैसे कि
मिल्क। ओके, तो इमल्शन, इमल्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मिल्क किस टाइप का कोलॉइड है? मिल्क कोलॉइड तो है, बट उस कोलॉइड का नाम क्या है? इमल्शन, या हिंदी में उसको पायस भी कहा। ठीक है, ओके। अगर ये सॉलिड है और लिक्विड है, सॉलिड एंड लिक्विड को सॉल कहते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटासिड में आप खाते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, अगर ये गैस है और ये सॉलिड है, इसको भी फोम कहेंगे, इसको भी फोम कहेंगे। रबर, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं स्कॉच ब्राइट के लिए, है ना। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज है जिसको आप स्कॉच ब्राइट के लिए इस्तेमाल करते हो, स्कॉच ब्राइट की तरह। ओके, द्रव यानी कि लिक्विड, ठोस यानी कि सॉलिड, इसका एग्जाम्पल है जेल। तो आप जेली खाते हो, मक्खन खाते हो, ये सब क्या है? जेली खाते हो, मक्खन खाते हो, ये सारी चीजें कौन है? कोलॉइड। ओके, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ये क्या है? ये भी सॉल है, ये सॉलिड सॉल कहलाएंगे, जैसे रंगीन पत्थर या कांच या रंगीन पत्थर। ओके, दूध या कांच यानी रंगीन पत्थर। ओके, तो दूध या कांच यानी रंगीन पत्थर। ओके, फाइन, चलिए आगे चलते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं कि चीजों को सेपरेट कैसे किया जाता है। ओके, सेपरेशन कैसे किया जाता है? ओके, सेपरेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका देखिए, इवेपोरेशन यानी वाष्पन। इवेपोरेशन यानी वाष्पन का एक चीज पूछा जा रहा है कि अलग अलग चीजों में सेपरेट कैसे किया जाए, चीजों को सेपरेट किया जाए, कैसे किया जाए। तो एक तरीका इवेपोरेशन का है। इवेपोरेशन का क्या तरीका लिया है इन्होंने लिया है इंक। ठीक है, इंक यानी कि स्याही, जो एग्जाम्पल आपकी बुक में है, ये डायग्राम आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, इंक यानी कि स्याही। अब स्याही में क्या होती है? मान लीजिए ब्लू कलर की स्याही है, तो ब्लू कलर की स्याही में क्या होगा? ब्लू कलर की डाई होगी और साथ में थोड़ा पानी मिला हुआ होगा, है ना। ब्लू कलर की स्याही अगर है तो ब्लू कलर की डाई होगी और साथ में पानी मिला हुआ रहेगा। ठीक है, अब जब आप उसका वाष्पन करते हैं यानी इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन का क्या मतलब है कि लिक्विड को आपने गैस में बदल दिया। इवेपोरेशन शब्द का यही मतलब है ना कि आपने लिक्विड को गैस में बदल दिया, यानी जब आपने इसको हीट किया तो क्या होगा? जो भी पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जो भी पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, उसका वाष्पन हो जाएगा, और बच क्या जाएगा? तो बच जाएगा डाई, बच जाएगी उस स्याही की डाई, जो यहां पर आपको नजर आ रही। ठीक है, तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन की प्रक्रिया आप यूज करते हैं जब आप वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को अलग करना चाहते हैं, यानी वाष्पशील और गैर वाष्पशील पदार्थों को अलग करना चाहते हैं। वॉलेटाइल कौन से होते हैं? जिनका जो इवेपोरेट कर सकते हैं वो वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं। तो वाष्पशील कौन है? जिनमें वाष्पन हो सकता है, जिनमें वाष्पन हो सकता है, वाष्पन, तो जिनमें वाष्पन हो सकता है जैसे कि पानी, और गैर वाष्पशील जैसे डाई, है ना। और गैर वाष्पशील कौन से हैं? जिनमें वाष्पन नहीं हो सकता। तो अगर आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल यानी वाष्पशील और गैर वाष्पशील पदार्थों को अलग करना हो तो आप वाष्पन यानी इवेपोरेशन का सहारा ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि मथना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि दूध और मलाई को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं या इसको मथना भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दूध और मलाई साथ में है, इस मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया और उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से क्या हुआ? मलाई ऊपर आ गई, दूध नीचे आ गया और दोनों को आपने अलग कर लिया, है ना। वॉशिंग मशीन में भी यही सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके कपड़े धुलते हैं ना, यही सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स आपके वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी यही सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल किया जाता है। कोई आपसे पूछे
सीधे पूछा जाएगा मथनी, मथनी या मथना, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा दूध से मलाई को अलग कैसे किया जाए, से मलाई को अलग कैसे किया जाए, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप करते हैं, ठीक है, इसी सेंट्रीफ्यूगेशन से आप करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है कि दो क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड है, यानी दो लिक्विड तो हैं बट वो आपस में अमिश्रणीय है, अमिश्रणीय। तो अमिश्रणीय द्रव को आप अलग कैसे करोगे, ठीक है। जैसे कि केरोसिन ले लिया और पानी ले लिया, केरोसिन और पानी ले लिया, आपको पता है तेल और पानी एक दूसरे में मिल नहीं सकते, ये इमिसिबल हैं, यानी गैर मिश्र, ये गैर मिश्रणीय है। तो इमिसिबल चीजों को क्या करना है, आपको अलग करना है। इमिसिबल लिक्विड को आप अलग कैसे करो, तो बहुत आसान तरीका है। आपको पता है कि पानी और तेल एक दूसरे से मिक्स नहीं करेंगे, यानी कि इसको लेयर इन दोनों की अलग होगी, है ना। तो आप क्या करो, इस फनल के नीचे एक बीकर लगा दो, ठीक है। इस फनल की ये स्टॉप कॉक को खोल दो, है ना। जब आपने इसको खोल दिया तो यहाँ पर पानी गिर के आ जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ पे है, पानी हल्का होता है, ये पानी ऐसे आ गया, है ना, ये पानी सारा इधर आ गया। अब जैसे सारा पानी आ जाएगा आप इसको बंद कर दोगे, आप इस नॉब को बंद कर दोगे, ऊपर ऑयल आ गया, नीचे पानी आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है क्या करने का, ये तरीका है क्या करने का, इमिसिबल लिक्विड को अलग करने, है ना, यानी ऐसे अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने का ये तरीका है। बात हमने, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ण लेखन या क्रोमैटो। अब देखिए, आप ब्लैक इंक इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिर्फ ब्लैक कलर नहीं होता, उसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं। तो डाई से, है ना, किसी भी इंक से कलर अलग करना कैसे कर सकते, किसी भी इंक से आप कलर्स कैसे अलग कर सकते हो, क्रोमैटोग्राफी से अलग कर सकते हो, यानी वर्ण लेखन से अलग कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि एक ड्रॉप डालते हो, इसकी इंक की एक ड्रॉप आपने डाली यहाँ पे, और इसके बाद इस फिल्टर पेपर को, एक फिल्टर पेपर पे आपने एक ड्रॉप डाली इस स्याही की, यानी इंक की, और इस फिल्टर पेपर को आपने ऐसे एक बीकर लिया, इसमें यहां तक इंक भरा, और ऐसे फिल्टर पेपर को ऐसा डिप किया कि ये जो आपने गोल लगाया था ये जस्ट उससे टच हो रहा, ठीक है। ये जो आपने ये डॉट लगाया ये जस्ट उससे टच हो रहा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अलग अलग रंग जो होंगे वो ऐसे ऐसे सेपरेट हो जाए, अलग अलग कलर्स जो होंगे उनका ऐसे बैंड बन जाएगा, वो सेपरेट हो जाए। तो रंग अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी यानी वर्ण लेखन का प्रयोग किया ना? एक इंक से, स्याही से अलग अलग कलर करने के लिए, एक डाई से कलर निकालने के लिए आप क्रोमैटोग्राफी यानी वर्ण लेखन का प्रयोग कर सकते, है ना, वर्ण लेखन का प्रयोग कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। ओके, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन दो मिसिबल लिक्विड्स यानी दो मिश्रणीय लिक्विड को अलग करने की प्रक्रिया। इसमें क्या प्यूरिफाई होता है, तो लिक्विड्स, लेकिन वो लिक्विड्स कैसे होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। डिस्टिलेशन से जो आप अलग करते हो वो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी मिश्रणीय, मिश्रणीय द्रव होते हैं, मिश्रणीय द्रव होते हैं, ठीक है। अब इनको आप अलग कैसे करते हो, आप उन्हीं दोनों लिक्विड्स के बीच आसवन या डिस्टिलेशन कर सकते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज्यादा अंतर है, ठीक है। 25 केल्विन से ज्यादा अंतर होना चाहिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, यानी क्वथनांक में। दोनों लिक्विड, दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में जब 25 केल्विन से ज्यादा अंतर हो,
25 केल्विन से जब ज्यादा अंतर हो तो आप दोनों को कैसे अलग कर सकते हो? अलग कर सकते हो आसवन या डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर को अगर आपको अलग करना हो तो। ठीक है, अब देखिए क्या होगा डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, ये देखिए, एक सेकेंड लेजर पॉइंट ले। देखिए क्या करते हैं, दोनों लिक्विड को हमने मिक्स किया और दोनों लिक्विड को हीट करना शुरू किया, दोनों लिक्विड को हीट करना शुरू किया। अब देखिए जब आप हीट करेंगे तो ये थर्मामीटर लगा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। आप सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी पानी बॉइल कितने पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, लेकिन जो हमने एसीटोन लिया, मान लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 55 के अराउंड है, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 55 या 56 डिग्री पहुंचेगा, इसमें जो एसीटोन मिला है, जो अल्कोहल मिला है, वो तो बॉइल होने लगेगा, समझ गए, वो तो बॉइल होने लगेगा, यानी उसके वेपर्स बनने लगेंगे। तो 55 डिग्री जब पहुंचेगा उस समय पानी बॉइल नहीं होगा, क्योंकि जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री है, लेकिन अगर अल्कोहल का क्वथनांक 55 है तो वो तो उसके तो वेपर्स बनने लगेंगे, है ना, वो तो वेपराइज होने लगेगा, उसके तो वेपर बनने लगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्यूब लगाया और इस ट्यूब में ठंडा पानी डाल रहे हैं, है ना, इस ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब में ठंडा पानी डाल रहे हैं। अब जब इसके वेपर्स, जब इसके धुएं यहाँ पे आएंगे, इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, को टेम्परेचर कम मिलेगा, है ना। जब इसको टेम्परेचर कम मिला, तापमान कम मिला, तो क्या करेगा, ये कंडेंस हो जाएगा, इसका संघनन हो जाएगा, है ना, का कंडेंसेशन यानी संघनन हो जाएगा, और कंडेंसेशन से ये गैस किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, और ये लिक्विड यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड जमा हो गया, यहाँ पर ये लिक्विड यानी अल्कोहल जमा हो गया, और यहाँ पर पानी जमा हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। लेकिन आप डिस्टिलेशन तभी यूज कर सकते हो जब दो लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर है, क्वथनांक का जो अंतर है, वो 25 केल्विन से ज्यादा है। अगर 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन से कम है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन का, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स लगा देते हैं, है ना, यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं, यानी प्रभाजी कॉलम लगा देते हैं। तो अगर क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है तो प्रभाजी आसवन, क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से ज्यादा है तो सिर्फ आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है पेट्रोलियम को अलग करने में। आपको याद होगा हमने 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में, कोल एंड पेट्रोलियम। उसमें मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें, पेट्रोलियम में पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है ना, राइट। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे निकाला जाता है, प्रभाजी आसवन से या फ्रैक्शनल। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। चलिए अब बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है। ओके, लास्ट चीज पर आते हैं यहाँ पे, बट उसके लिए मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट टेबल दिखाना चाहूँ। सबसे पहले फर्स्ट टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखाना, ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने क्लास की शुरुआत की थी, प्योर मैटर या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। और आपसे उस टेबल में क्या बताया गया था कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच क्या अंतर, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस कंपाउंड एंड। ठीक है, चलिए अभी एक सेकेंड मैं आपको वापस से उस टेबल पे लेके चलती। देखिए, कंपाउंड यानी कि यौगिक कैसे बन रहा है, यौगिक कैसे बन रहा है, तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें 2 तत्व हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन।
तो वही ये बात कह रहा है क्या कि जो यौगिक हैं यानी कि जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे तैयार होते हैं, जब अलग अलग तत्व मिलते हैं। जब अलग अलग तत्व मिलते हैं तो यौगिक तैयार होता है। मिश्रण के बारे में क्या कहा है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। कोई भी नए यौगिक का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है तो एक नया यौगिक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन मिक्सचर में आप इसको तोड़ सकते हो, है ना, इसको अलग कर सकते हो, तरीके होते हैं अलग करने। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है, जबकि यहाँ पे नए पदार्थ के गुण धर्मों को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन से अलग होगी। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन की ही प्रॉपर्टी होगी, नहीं, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो उसके एलिमेंट से अलग होती है। ठीक है, घटकों को भौतिकी विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है ना, मिक्सचर में आप हटा अलग कर सकते हो, जबकि कंपाउंड में आप भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, केवल रासायनिक या वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप उसको अलग कर सकते। ठीक है, चलिए हाँ, अब आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी। देखिए मैं यहां पे लिख रही हूं हीलियम H2 और H2O। ठीक है, तीन चीजें लिखी मैंने। एलिमेंट क्या है, जब आप मैटर को तोड़ते हैं तो आप फाइनली ऐसे स्टेज पर पहुंचते हैं जब आप उसको और नहीं तोड़ सकते। जब आप मैटर को तोड़ते हो, जब आप मैटर को तोड़ते हो तब आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंचते हो जब आप मैटर को और नहीं तोड़ सकते, उसके और पार्ट्स नहीं कर सकते, तो वो चीज कहलाती है एलिमेंट यानी कि तत्व। एलिमेंट कहलाती है यानी कि तत्व कहलाती है। ओके, तो क्या मैं ये लिख सकती हूं ये एलिमेंट है? बिल्कुल लिख सकती, एलिमेंट है। इसको मैं एलिमेंट भी लिख सकती हूं और इसको मैं एटम भी लिख सकती हूं। ठीक है, जब आप मैटर को तोड़ते हो तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पे आप उसको और नहीं तोड़ सकते और ब्रेक नहीं कर सकते, वो चीज एलिमेंट कहलाती है। और इस एलिमेंट का भी बेसिक यूनिट, इस एलिमेंट का भी बेसिक यूनिट एटम है यानी परमाणु है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे आप कि ये H2 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऐसे ही बोलोगे कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, है ना, ये बोलोगे ना, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, लेकिन दोनों एटम एक जैसे, दोनों एटम एक जैसे हैं, तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, यानी ये भी तत्व है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे दो एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन हो गया यानी हाइड्रोजन हो गया। तो मैं क्या कहूंगी कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट, यहाँ दो अलग अलग एटम्स हैं, दो अलग अलग एटम्स, यानी ये क्या है, ये एलिमेंट नहीं है। मतलब समझे, मतलब मैं कह सकती हूं एलिमेंट यानी तत्व क्या होता है, वो सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है। एलिमेंट या तो किसी एक एटम का होगा या एक तरीके के एटम का होगा, सेम एटम या सेम टाइप्स ऑफ एटम, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, एक जैसे परमाणु का बना हुआ, एक या एक जैसे परमाणु का बना हुआ, एक या एक जैसे परमाणु का बना हुआ, एक या एक जैसे परमाणु का बना हुआ, ये एलिमेंट है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए, ठीक है, या एक से ज्यादा एटम हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक कंपाउंड हो जाएगा। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज्यादा परमाणु,
मोर देन वन टाइप ऑफ एटम है तो वो एलिमेंट नहीं होगा, वो हो जाएगा कंपाउंड यानी यौगिक। कंपाउंड यानी, ठीक है, तो ये चीज कहलाएगी कंपाउंड यानी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। तो एक तरह के एटम क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। अगर कोई चीज एक एटम से बनी है या एक तरीके के एटम से बनी है तो वो एलिमेंट कहलाएगी। अगर कोई चीज अलग अलग तरह के एटम से बनी है, अलग अलग टाइप्स के एटम से बनी है तो वो एक कंपाउंड कहलाएगी यानी यौगिक। ठीक है, तो आई होप अब आपको एटम, एलिमेंट और कंपाउंड आ गई हो, है ना, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सिंपल मतलब एलिमेंट का है एक एटम या एक तरह के एटम, और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम अगर है तो वो चीज एलिमेंट नहीं है, वो चीज कंपाउंड कहलाएगी यानी यौगिक कह। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है पूरी तरह। ये इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पूरी। ठीक है, ओके, चलें फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।